Welcome to your Med Intuitive Educational Channel. Dear students, we are studying reproduction in organism. अभी तक हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. अभी तक जो हम रिप्रोडक्शन में समझे थे उसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व थे और हम लोग मोस्टली बात किए थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की. अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की. तो एक बात तो तय है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन से कई मामलों में डिफरेंट होता है. कई मामलों में. तो सबसे पहले तो बात ये होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो कि बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उनमें रिप्रोडक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता है, अपेक्षाकृत लॉन्गर होता है. अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट वेरी लेस कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. Sexual reproduction is or means the formation of two opposite types of gametes, male gametes and female gametes, either by same individual or by different individual of opposite sex. It means जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उस न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल. अभी मेल एंड फीमेल या तो सिंगल ऑर्गेनिज्म में हो या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में. जैसे अगर एक ही सेम इंडिविजुअल में मेल और फीमेल जेनिटल्स हो, गैमेट्स बनते हो, तो उन्हें हम हेर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं. जैसे लाइक अर्थवर्म, है ना. तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which two types of sex cell take part, take part. दो टाइप्स ऑफ सेक्स सेल पार्टिसिपेट करेंगे या टू टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेंगे. सेक्स सेल या हम इससे क्या कहते हैं, गैमेट. अब ये जो गैमेट होता है या तो सेम ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना. गैमेट्स में भी इन सेम ऑर्गेनिज्म, गैमेट्स में भी इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं हेर्माफ्रोडाइट्स. इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे अर्थवर्म, लीच, ये हेर्माफ्रोडाइट्स है. या फिर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं और इन अदर ऑर्गेनिज्म. अब अदर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे मेल और एक हो जाएंगे फीमेल, क्योंकि इसमें टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे. इसमें टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, तो एक तो हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल. अब कह रहा है कि ये जो प्रोसेस होगा, चूंकि इनमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो एक ही में क्यों ना हो, दो टाइप का सेक्स सेल. अगर हेर्माफ्रोडाइट में मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है. लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म तो जिसके कारण ये प्रोसेस क्या है, इट इज इलेबोरेटेड. ये जो प्रोसेस है इनकी फीचर की बात करेंगे तो प्रोसेस इज इलेबोरेटेड लंबे समय तक चलता है. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है इसमें, मतलब ये ज्यादा इलेबोरेटेड डिटेल है.
कॉम्प्लेक्स है, स्लो है, कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग, जिसके कारण इनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलवेज स्लो होता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो। अब आगे कहते हैं कि चूंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, दो अलग अलग गैमेट, इसीलिए एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग्स will be not or will not be exact copy of their parents, exact copy of their parents। ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे पेरेंट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वे पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो कहता है, आपका एनसीईआरटी कहता है रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ होंगे, ऑर्गेनिज्म के लाइफ के 3 फेजेज होंगे, जिसको हम प्लांट के केस में, प्लांट के लाइफ के केस में पहले कहेंगे वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज, फिर होगा रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन होगा सेशन फेज, सेशन फेज, देन सेशन फेज। इनके लाइफ के 3 फेजेज होंगे। कौन कौन हो जाएंगे? वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेशन फेज। अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में भी 3 फेज होंगे, एनिमल में भी 3 फेज। एक को कहेंगे जुवेनाइल फेज, दूसरा को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, और सेशन फेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। ऑर्गेनिज्म के 3 स्टेज हो गए, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेशन फेज। ये जो 3 फेज में क्लासिफिकेशन इनका किया गया है, इसका बेसिस ये है कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की क्या कंडीशन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मीन्स देखा क्या है कि क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हुआ है, मीन्स वो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस कर सकता है, या जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो फर्टिलाइज हो सकता है या नहीं। तो 2 फेज है, वेजिटेटिव फेज और सेशन फेज, या जुवेनाइल फेज और सेशन फेज। ये जो 2 फेज ऐसे फेज हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल केवल रिप्रोडक्टिव फेज में ही रहेगा, बाकी 2 फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन फंक्शनल होगा। अब कहते हैं क्या, सबसे पहले समझते हैं हम लोग वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज क्या है। अभी आपको बता दिए कि वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है कि अगर प्लांट की अगर बात करेंगे, प्लांट में तो वेजिटेटिव फेज होगा, एनिमल की बात करेंगे तो वो जुवेनाइल फेज होगा, बाकी दोनों फेज होता है सेम होता है। तो इस फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपिंग स्टेज में होता है, वेल डेवलप नहीं होता।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन फंक्शनल होता है। जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन फंक्शनल होता है। वेजिटेटिव फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन फंक्शनल होता है। ये इनिशियल फेज होता है, जैसे ह्यूमन के केस में कहेंगे 0 to 14 या 0 to 18 माना गया है, जब तक मैरिज एज होता है। 18 ईयर से पहले जुवेनाइल फेज होता है। प्लांट का जुवेनाइल फेज फ्यू मंथ से लेकर के some ईयर तक हो सकता है। प्लांट्स में जैसे आप वेजिटेबल्स का ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी वेजिटेबल लगाते हैं, चाहे वो बीटर गार्ड लगा लीजिए, पंपकिन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तो वो पहले ग्रो करता है, उसके बाद प्राइमरी फूल आता है, उसमें भी फ्रूटिंग नहीं होता, उसके बाद फ्रूटिंग होता है। फल लगा, पूरा फ्रूटिंग हो गया, उसके बाद फिर वो फल लगना बंद हो जाता है। अगर प्लांट को वैसे छोड़ दीजिए, उसको वाटरिंग करते रहिए, तो एक टाइम के बाद फिर क्या होगा, फ्रूटिंग बंद हो जाएगा, केवल लीफ रहेगा, पत्ती रहेगी। फिर जब उनका पीरियड आएगा मैच्योर फेज का, तो फिर से फ्रूटिंग शुरू कर देंगे। तो इनमें जुवेनाइल फेज या सेशन फेज चला रहता है। प्लांट में तो हो सकता है, बट एनिमल में नहीं। एनिमल में एक बार एडल्ट फेज आ गया, फिर जुवेनाइल फेज, या उसमें जुवेनाइल फेज फिर से नहीं कहेंगे, फिर से रेस्टिंग फेज कहेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद रेस्टिंग फेज हो जाता है, सेशन फेज, न्यू लाइफ साइकिल शुरू होता है। अब बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज की बात करते हैं। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल फेज की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कहता है जुवेनाइल फेज वह फेज है जिसमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इमैच्योर होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इन डेवलपिंग स्टेज बट आर अनएबल टू ऑर्गेनिज्म आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस। पहले बात करें किसकी? वेजिटेटिव फेज की बात करते हैं। ये सॉरी जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, इट इज द फेज ऑफ एनिमल्स in which reproductive organs are immature. Reproductive organ immature होंगे, that is unable to reproduce, डेवलपिंग फेज में होंगे। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म ने और ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, क्योंकि ना तो उनका मेल सेक्स सेल डेवलप होगा, मैच्योर रहेगा, और ना ही फीमेल सेक्स सेल मैच्योर होगा। ठीक, अब प्लांट में ये फेज होता है, इसको हम किससे नाम जानेंगे? वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज मींस कह सकते हैं कि उनमें केवल वेजिटेटिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता। प्लांट में आप सीधा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता ही नहीं है, क्योंकि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर। इनिशियल स्टेज क्या है? बड। तो बडिंग तक क्या चलेगा? वेजिटेटिव फेज, यानी सारा वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो कह रहा है कि फेज ऑफ प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इमैच्योर, क्या कहेंगे? वेजिटेटिव। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। वेजिटेटिव फेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेजिटेटिव फेज में कहेंगे इनके जो लीव्स होंगे, लीव्स आर डिफरेंट। इनके जो लीव्स होंगे, लीव्स आर डिफरेंट टू दैट ऑफ मैच्योर फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। पहली बात, अलग कलर का हो, डिफरेंट कलर का हो। ठीक है, लिप्स डिफरेंट कलर का हो। फ्लावरिंग कैन नॉट बी इंड्यूस्ड, फ्लावर नहीं निकलेंगे। फ्लावरिंग कांट बी इंड्यूस्ड, पहले हम बात किए थे, अभी समझे थे। ऐसा नहीं होता है कि प्लांट निकला, फ्लावरिंग शुरू हो गया। एक स्टेज तक ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद उसमें फ्लावर आता है, बर्ड्स आता है, फ्लावर आता है। तो जब तक बर्ड्स या फ्लावर नहीं आ रहा, वो वेजिटेटिव पार्ट है। इसकी एक और एक चीज है, इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ स्टीम कटिंग टू प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स।
स्टेम में एडवेंटिशियस रूट बन सकता है, स्टेम में एडवेंटिशियस रूट बन सकता है। इंक्रीज increase ability of stem cutting to produce adventitious roots, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए किसके, वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लांट। एनिमल का वेजिटेटिव पार्ट सिंपल से देखिए कि उनका सेक्स सेल डेवलप नहीं होता, सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होता, इरेक्शन नहीं होता। फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल या ऑस्ट्रस साइकिल नहीं चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऑस्ट्रस साइकिल नहीं चलता है। जुवेनाइल फेज। अब इसके बाद आता है मैच्योर फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आ गया, हम बात करेंगे मैच्योर फेज। मैच्योर फेज क्या होता है? तो फेज ऑफ एनिमल इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मैच्योर और वेल डेवलप्ड। ऑर्गेनिज्म के लाइफ का वह पीरियड जिसमें उनके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं, सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर वेल डेवलप होता है, फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है। अब अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं, इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट कलर टू जुवेनाइल फेज। इनमें जुवेनाइल फेज से अलग कलर का कलर हो, लीव डिफरेंट कलर का हो। उसके बाद इसमें कहेंगे फ्लोरिंग अपर, फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग अपर। फ्लोरिंग और फ्रूटिंग हो। एंड ये रूटिंग एबिलिटी लॉस, रूटिंग एबिलिटी इज जनरली लॉस्ट। मीन्स इस कंडीशन में एडवेंटिशियस रूट नहीं बन पाएगा, इस कंडीशन में एडवेंटिशियस रूट नहीं बन पाएगा। सेसाइल फेज, दैट इज कॉल्ड, इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म लॉस्ट देयर प्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। फेज ऑफ लाइफ इन विच organism lost the ability of reproduction। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डेवलप समझने के लिए कि जैसे किसी भी प्लांट की बात करिए या ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, कहता है कि अगर एक बार ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया तो उन्हें न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना होते रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। प्लांट की अगर स्पेशली बात करें, एक स्पेसिफिक सीजन होता है, उनमें तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आया, फ्लॉरिंग हुआ, फ्रूटिंग हुआ, फिर वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, तो उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। तो वो किस फेज में रहता है? किस फेज में? सेसाइल फेज में रहता है या फिर सेसाइल फेज में रहेगा या फिर को जुवेनाइल फेज में? किस फेज में रहता है बताइए? प्लांट की अगर बात करते हैं तो प्लांट एक बार फ्लॉरिंग हुआ, प्लांट में फ्लॉरिंग हुआ, फ्लावर निकला, फ्लॉरिंग हुआ, फ्रूटिंग हुआ, फ्रूटिंग के बाद लंबे टाइम तक इसमें फ्लॉरिंग नहीं होता है, साइकिल नहीं चलता है, तो ये फेज कौन सा फेज होता है? बताना है आपको। ये वेजिटेटिव फेज है या फिर सेसाइल फेज है? सेसाइल फेज है। सोचिए, प्लस बैक में जाइए और समझिए इसको। तो देखिए, तो फ्रूटिंग के बाद जो फेज होता है
वो ना तो वेजिटेटिव फेज है और ना ही सेसाइल फेज है, क्योंकि वेजिटेटिव फेज के पहले प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनडेवलप्ड होगा, फ्रीज नहीं होगा। इसको फ्रीजिंग स्टेट हम कहते हैं। फ्रूटिंग के बाद आता है फ्रीजिंग स्टेट, जिसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं होता है। वो प्लांट अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो हार्मोन न्यूट्रिएंट स्टोर करता है सो दैट उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके। वो वेजिटेटिव फेज नहीं होता है और ना ही सेसाइल फेज है, क्योंकि एक बार अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेसाइल फेज में आ गया, उसके बाद फिर से वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं लौट सकता। कुछ प्लांट्स में देखते हैं एक फेज आता है, एक स्टेज आता है, उसके बाद तो उसमें दोबारा फ्रूटिंग नहीं होता है, यानी वो सेसाइल फेज में चला गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जानने चाहिए। पहले ये क्या आप हर प्लांट का लगभग फ्लावर देखे होंगे आसपास, लेकिन एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा ग्रास है जो आपके आसपास होता है, वो खूब यूज करते हैं, उनके फ्लावर नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? एक ऐसा प्लांट, क्या ये ग्रास है वो, जिसका फ्लावर हम नहीं देख पाते हैं। कौन सा है और क्यों? से यस, यू आर राइट। वो क्या है? बैम्बू, मीन्स बांस। बैम्बू की फ्लावर नहीं देखते हैं क्योंकि बैम्बू अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, एक ही बार फ्लावरिंग होता है, ढेर सारा फल लगता है और उसके बाद वो बैम्बू प्लांट वो किस फेज में चला जाता है? सेसाइल फेज में चला जाता है। ये जो होता है अपने लाइफ टाइम के 50 to 100 ईयर के बाद, यानी अगर आपने बम्बू लगा रखा है, उसका फ्लावर देखने के लिए 50 से 100 ईयर तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर बैम्बू लगाए तो आप उसका फ्लावर नहीं देख पाए, फ्रूट नहीं। अब उस समय बहुत ज्यादा फ्रूट बनाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्वेश्चन यह आ सकता है कि किस प्लांट का जुवेनाइल फेज लॉन्गेस्ट होता है? किस प्लांट का वेजिटेटिव फेज लॉन्गेस्ट होता है? तो बैम्बू हैज लॉन्गेस्ट वेजिटेटिव फेज, लॉन्गेस्ट वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज। ठीक है, सबसे लंबा वेजिटेटिव फेज होता है, इसका वेजिटेटिव फेज होता है 50 to 100 ईयर। एक और फ्लावर है जिसे कहते हैं एस्ट्रोबिलैंथस क्यूथियाना। एस्ट्रोबिलैंथस क्यूथियाना, जिसे नीलकुरेंजी भी कहते हैं, नीलकुरेंजी। इसमें 12 ईयर के बाद फ्लावरिंग होता है और ये फ्लावर बड़ा ही ब्रिलियंट कलर का, ब्यूटीफुल कलर का होता है। जब ये फ्लावरिंग होता है तो पूरा एरिया बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। इसमें लगभग 12 साल के बाद फ्लावरिंग होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं, ये 12 साल इनका फिर रेस्टिंग फेज में चला जाता है। फर्स्ट 12 ईयर तो इनका क्या हो जाएगा? जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज हो जाएगा। उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव फेज है तो वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एनसीईआरटी के पॉइंट है और हमें लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लें। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ओविपारस, ओविपारस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो अंडे देते हैं, एग देते हैं। आपको पता है ना, ओविपारस
एक लेग होता है और दूसरा होता है विविपारस, ये बेबी लेग है ना, बेबी लेग बच्चे देते हैं। तो ओविपारस की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, कोई भी बर्ड्स नेचुरल कंडीशन में उनका बर्ड लेइंग सीजन होता है, वह स्पेसिफिक सीजन में ही अंडे देते। सो बर्ड्स लिविंग इन नेचर नेचुरल स्टेट ले एग्स सीजनली, लेकिन ऐसा है। अब क्या है पोल्ट्री, पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में क्या होता है, वो कोई सीजन का इंतजार नहीं करते हैं। पोल्ट्री में हमेशा वो कंटिन्यूअसली अंडे देते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन अंडे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि पोल्ट्री एग की क्वालिटी नेचुरल एग की क्वालिटी से बहुत ही लो डाउन का होता है, इसलिए अंडे खाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। अंडे रोज खाते हैं लोग, बहुत सारे अंडे खाते जा रहे हैं, खूब अंडे खाएंगे, बरसात अंडे खाएंगे, लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो इंड्यूस्ड होता है। उन बर्ड्स को जो फीडिंग देते हैं, खाना देते हैं, उस खाने में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, जिनके कारण जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उनके डाइट में। अब चूंकि इनमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच नेचुरल बर्ड्स में सीजनली होता है, हमेशा नहीं रिलीज होता, बट इनके डाइट में जीएनआरएच होता है। अब जीएनआरएच के प्रभाव से ब्रेन के पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आप पढ़े होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 11th क्लास में, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये रिलीज कर देता है जीएनआरएच के प्रभाव से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। कौन रिलीज कर देता है? जीएनआरएच, जो उनको फीडिंग के द्वारा आहार में दिया जाता है, उनके लिए स्पेशल फीड आता है, खाना आता है। ठीक, अब तो कुछ ऐसे भी लोग हैं उनमें जेनेटिक चेंजेस हो गया, बट ऐसा एफएसएच किया। अब एफएसएच के कारण ये क्या कर देते हैं, एफएसएच के कारण एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, और एस्ट्रोजन के लेवल हाई हो जाने के कारण फॉलिकुलर डेवलपमेंट बढ़ जाता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फॉलिकल बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवम प्रोडक्शन बढ़ गया और वो सालों भर। अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मिंग पोल्ट्री। ये क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोल्ट्री, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोल्ट्री। अब क्या सकता है, राइट नोट ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोल्ट्री। वंस लेवल का क्वेश्चन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोल्ट्री। तो कहेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर एग commercially by inducing GnRH in their diet, so that their pituitary gland release more FSH to produce more estrogen and produce more egg, is known as exploitation of poultry. That's all for the today. In the next class, we will discuss about some more interesting way of study. Be with us. Thanks for watching.